नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। आज मैं एक बार फिर आपके सामने आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता टॉपिक है आज हमारे टॉपिक का नाम। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए। पहले हम थोड़ा सा हड़प्पा से पहले के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा शुरू होता है प्रागैतिहासिक काल। किससे? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है प्रागैतिहासिक काल को। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल वह समय जिसमें लिखने की कला का कोई ज्ञान नहीं था। कैसी कला का ज्ञान नहीं था? लिखने की कला का हमें कोई ज्ञान नहीं था। लिखने का ज्ञान इसमें नहीं था। उसके बाद अब इसको 3 भागों में बांटा जाता है। क्या होगा इसमें? ठीक है, और कौन कौन से हैं 3 भाग इसके? सबसे पहले पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। दूसरा है मध्यपाषाण और तीसरा काल है नवपाषाण। ठीक है, पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण और तीसरा नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में क्या करते थे? मुख्य रूप से शिकारी और भोजन संग्रह करते थे, औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, औजारों के रूप में खुदरे पत्थर, जो ये पत्थर होते हैं उनका प्रयोग किया जाता था पहले। ठीक है, उसके बाद मध्यपाषाण काल में क्या करते थे? जब मध्यपाषाण में धीरे धीरे सुधार आता गया आदिमानव की जिंदगी में, और पत्थरों को उन्होंने तराशना सीख लिया। ऐसे नुकीले पत्थर बनाने इन्होंने शुरू कर दिए ताकि वो अच्छे से जानवरों का शिकार कर सके। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये पत्थरों का ऐसे साइज बना के उनका जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया, और कृषि भी पशुपालन भी करना इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, अब आया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या किया इन्होंने? नवपाषाण काल में इन्होंने कृषि की शुरुआत की, कृषि भी करनी शुरू कर दी। ठीक है, और उसके बाद पशुपालन का विकास हुआ और जानवर पालने शुरू कर दिए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि ये स्थायी निवासी बन गए। पहले तो ये जंगल में एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे नवपाषाण काल में स्थायी निवासी बन गए, एक जगह टिक कर इन्होंने रहना शुरू कर दिया था। तो ये प्रागैतिहासिक काल आपको समझ आया होगा। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल में क्या था कि मनुष्य शिकार करता था, ऐसे ही पत्थरों से जीवों को मार देता था। सेकंड है मध्यपाषाण काल। इसमें क्या करते थे कि वो मुख्य रूप से जो पत्थर थे उनको तराशना उसने सीख लिया था, और उनसे वो भोजन के अपना पशुपालन की उसने शुरुआत कर दी थी। नवपाषाण काल में क्या था? वो कृषि करना सीख गया था, पशुपालन करना सीख गया था, और एक जगह उसने टिक के रहना शुरू कर दिया था। चलिए अब हड़प्पा सभ्यता शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसका विकास मुख्यतः सिंधु नदी या उसकी सहायक नदी के क्षेत्र में हुआ था। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के क्षेत्र में हुआ था। आगे देखिए, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो लगभग कितने 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व माना जाता है। परिपक्व जो हड़प्पा सभ्यता का काल है वो 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, और 1922 में राखलदास बनर्जी ने ये मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों ही क्वेश्चन कि
1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, स्थल की खोज की थी, और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अब देखिए इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, पेपर में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हड़प्पा स्थान है, हड़प्पा जो वर्तमान समय कहाँ है, पंजाब और पाकिस्तान में। और यहाँ जो प्रमुख विशेषता क्या है इनकी, अन्नागार मिले और कब्रिस्तान मिले। ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान में और पंजाब में, पंजाब पाकिस्तान में अन्नागार और कब्रिस्तान मिले। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में, ये पंजाब प्रांत में है, और ये सिंध में, ये दोनों जगह कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। विशाल स्नानागार मिले। मोहनजोदड़ो का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो विशाल स्नानागार मिले हैं वो कौन सी सभ्यता में मिले हैं, ये मोहनजोदड़ो में मिले हैं। और काश्य धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। तो यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं धोलावीरा की, जल प्रबंधन और विशाल स्नानागार मिले हैं यहाँ पे। चलिए आगे, लोथल, लोथल में क्या क्या मिला है, लोथल कहाँ है, गुजरात में, लोथल कहाँ है, गुजरात में। और बंदरगाह मिले, गोदी और मनका मिले यहाँ पे। ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा वो राजस्थान में, और जूते हुए खेत मिले और अग्नि की वेदियाँ यहाँ पे मिली। राखीगढ़ी कहाँ पे, हरियाणा में। विशाल हड़प्पा स्थल मिले हैं यहाँ पे। बनावली कहाँ, ये भी हरियाणा में है। यहाँ पे कृषि एवं नगरों के अवशेष मिले हैं। और चहूदड़ो ये सिंध में है। मनका निर्माण, मनका मीन्स मोती के निर्माण और शिल्प केंद्र यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, एक बार और आप ये रिवीजन कर लेना अच्छे से। थर्ड पे देखना नगर योजना, नगर योजना में क्या है कि यहाँ पे नगर कैसे बने हुए थे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी सुव्यवस्थित नगर योजना थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो सबसे अच्छी सुव्यवस्थित नगर योजना थी। इसको 2 भागों में बांटा जाता था। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना थी, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है एसएससी के एग्जाम में, कि उसको कितने भागों में बांटा गया था, दुर्ग क्षेत्र और निचला स्तर। ठीक है, दुर्ग क्षेत्र और निचला स्तर, इसको 2 भागों में बांटा गया था जो नगर योजना थी वहाँ की। आगे देखिए, सड़कें कैसी थी वहाँ की, सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था और विकसित जल निकासी प्रणाली थी वहाँ पे। घरों में स्नानघर और जल निकासी की व्यवस्था थी वहाँ पे, मिलती है अब भी वहाँ पे। जो ये साक्ष्य मिले हैं, ये सारी विशेषताएं उन्हीं में बताई गई है। नेक्स्ट देखिए, महान स्नानागार, महान स्नानागार के लिए मोहनजोदड़ो जो है वो प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो से ही ये महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण स्थापत्य उपलब्धि माना जाता है। संभवतः धार्मिक सामाजिक महत्व का स्थान था। स्नानागार के लिए मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध माना गया है। नेक्स्ट देखिए, कृषि, कृषि में क्या है कि वहाँ की मुख्य फसलें क्या थी, मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, मटर, क्या क्या थी, गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, तिल, कपास, क्या क्या हुआ, सरसों, तिल और कपास। कपास के सबसे प्राचीन प्रमाणों में हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, जो सबसे प्राचीन जो साक्ष्य मिले हैं उनमें हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाए कपास के लिए। नेक्स्ट देखिए, पशुपालन क्या करते थे, पालतू पशु में लोग यहाँ पे क्या क्या रखते थे, भेड़, इन्होंने भेड़ पालना शुरू कर दिया था। भैंस, गाय, बैल और बकरी, पशुपालन क्या करते थे, बैल, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। और कुत्ता भी पालते थे ये लोग। और यहाँ पे जो फेमस था, यहाँ का जो मेन था, हड़प्पाई मोहरों पर एक सींग वाले पशु यूनिकॉर्न का चित्र यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। जो हड़प्पा के टाइम की मोहर थी उसमें क्या था, एक सींग वाला जो पशु था वहाँ का, उसका नाम था यूनिकॉर्न, वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध था। अब देखो व्यापार कैसा था वहाँ का, व्यापार आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। और मेसोपोटामिया के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ इनके, जो हड़प्पा से ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जो हड़प्पा सभ्यता के समय जो ये लोग व्यापार किसके साथ करते थे, तो मेसोपोटामिया के साथ ये लोग, इनके व्यापारिक संबंध थे। और मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पाई क्षेत्र के जो हड़प्पाई क्षेत्र हैं उनको मेलुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेलुहा
कहा जाता है। जो हड़प्पाई क्षेत्र है मेसोपोटामिया के, उनमें इसको क्या कहा जाता है? मेलुहा कहा जाता है। आगे देखिए, व्यापार में मन के धातु वस्त्र आदि महत्वपूर्ण थे। व्यापार किन चीज़ों का होता था? व्यापार में मन के धातु और वस्त्र आदि महत्वपूर्ण थे इनके लिए। अब देखिए कला, कला शिल्प में क्या है? कांसे की मूर्तियां बनाते थे, मिट्टी की मूर्तियां, मोहरे, ये चीज़ें इनकी कला शिल्प में आती थी। आभूषण होते थे मन के, मिट्टी के बर्तन, और एक यहाँ पे जो मेन, जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक हो जाता है, पॉइंट हो जाता है, ये कांसे की मूर्ति थी एक नर्तकी की, जो कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मिली थी वहाँ से, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति कहाँ से मिली थी, और ऑप्शन में हड़प्पा लिखा जाए, राखीगढ़ी लिखा जाए, धोलावीरा लोथल लिखा जाए और मोहनजोदड़ो लिखा जाए, तो आप मोहनजोदड़ो पे टिक करोगे। अब लिपि देखो आपकी, लिपि हड़प्पा के टाइम की कैसी थी? लिपि ऐसी थी कि यहाँ पे सिंधु लिपि, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसको सिंधु लिपि कहा जाता था, कहा जाता है। यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है, यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अब भी मैं बता दूं आपको, महाराष्ट्र में एक ऐसी लिपि प्राप्त हुई है, वहाँ के जो सरकार है उन्होंने उनके लिए इनाम भी घोषित कर दिया है। अगर कोई ये इसको पढ़ लेगा उसको इनाम भी दिया जाएगा, लेकिन अब तक उस लिपि को पढ़ने वाला कोई इंसान मिला ही नहीं है। अधिकांश लेख क्या थे? छोटे छोटे थे। मोहरों पर लिपि के प्रमाण मिलते हैं, जो वहाँ की उस टाइम की मोहरें थी उन पे वहाँ की जो लिखावट है वो मिलती है। धार्मिक जीवन देखो वहाँ का, धार्मिक जीवन कैसा था? मातृदेवी, स्त्री देवी की पूजा के प्रमाण है कि औरतों को ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। पशु पक्षी जैसे आकृति वाली मोहर मिलती है वहाँ पे। वृक्ष और पशु पूजा के प्रमाण मिलते हैं। अग्नि के प्रमाण विशेष रूप से कालीबंगा में मिलते हैं। कालीबंगा में क्या मिलती है? अग्नि की वेदियाँ मिली हैं। अब धातु ज्ञान देख लो, हड़प्पा वाले कौन कौन सी धातुओं के बारे में जानते थे? तांबा, ठीक है, तांबा के बारे में जानते थे। कांसे के बारे में सोना, चांदी और सीसा। तांबा, कांसा, सोना, चांदी और सीसा। लोहे का उनको ज्ञान ही नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के इतना सब कुछ होते हुए भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, लेकिन पतन के क्या कारण थे? लगभग 1900 ईस्वी पूर्व के बाद हड़प्पाई नगरों का पतन शुरू हो गया, ठीक है। उनके संभावित कारण क्या थे? एक तो जलवायु में परिवर्तन था, ठीक है, और नदियों के मार्ग में परिवर्तन था, क्योंकि नदियों के किनारे किनारे ये सभ्यताएं पाई जाती थी, वहाँ पे लोग निवास करते थे, इसलिए नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो गया और इस सभ्यता का अंत हो गया। सूखे के कारण, पर्यावरण में परिवर्तन के कारण और व्यापारिक गतिविधियों में कमी होने के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। केवल आर्य आक्रमण को पतन का निश्चित कारण मानना आधुनिक इतिहास लेखन में स्वीकार्य नहीं है, ठीक है। अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। फर्स्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की। महान स्नानागार कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में। बंदरगाह गोदी कहाँ मिली? लोथल में। जल प्रबंधन की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी, वो कहाँ से मिली? धोलावीरा से। जूते हुए खेत कहाँ मिले? कालीबंगा में। कपास, कपास हड़प्पा सभ्यता। लिपि अभी तक अपठित है हड़प्पा सभ्यता की। मेसोपोटामिया के नाम मेलुहा। प्रसिद्ध कांस्य जो नर्तकी की मूर्ति थी और दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति थी वो कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। और लोहे का प्रयोग इस सभ्यता में नहीं करते थे। धन्यवाद आप सभी का। आशा करती हूँ टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।